मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने करामी का यहाँ पे मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हमारे जो मुअज़्ज़िज़ यहाँ पे मेहमान ऑडियंस से बैठे हुए हैं उनका भी शुक्रिया। फर्दन बहुत मुख्तसर तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगी। हमारी मुअज़्ज़िज़ सीनियर यहाँ पे गेस्ट हैं डॉक्टर शाहिदा, डॉक्टर अहमद कादरी साहब, शाहिद साहब, अजमल साहब और डॉक्टर ज़हार ऑडियंस में बैठे हैं, डॉक्टर ज़ारा और हमारे जो मीडिया पार्टनर हैं और तमाम तरह मुस्तकबिल के डॉक्टर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप लोग सब अपने लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। जनाब, सीपैक के पे बात कर रहे हैं हम और सिफारती ताल्लुकात की बात कर रहे थे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। एक ऐसे अवामी सवाल से मैं इस पैनल डिस्कशन का आगाज करूंगी कि एक आम शख्स के लिए ये जो सीपैक नामी चीज़ है 62 बिलियन इसके ऊपर लागत आ रही है और तीसरे फेज में दाखिल हो चुका है, 3 फेजेस हैं इसके। तो एक आम आदमी के लिए ये सीपैक क्या अहमियत रखता है, इसके लिए मैं दावत दूंगी जनाब शाहिद अली साहब से कि वो बात इसके ऊपर जवाब दीजिए प्लीज। तो मैं आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मुझे मौका नहीं मिला सलाम करने का। देखिए, जो सीपैक है या कोई भी मंसूबा हो उसका फायदा जरूर पहुँचता है किसी भी मुल्क को, लेकिन बात सारी ये होती है कि जब उस मंसूबे को ईमानदारी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। जब हमने ये बात पहले डिस्कस हुई थी पाकिस्तान में कि एक बहुत बड़ा सीपैक का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और ये बेसिकली जैसे पहले कहा गया कि ये BRI मंसूबे का जो है ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें जैसे शाहिदा वज़ारत साहिबा ने कहा था कि ये जो चाइना की पॉलिसी है वो चाहता है विन विन सिचुएशन हो, जबकि मगरब की पॉलिसी होती है जो सिर्फ उनके अपने मफादात के लिए होती है और बाकी लोगों को नुकसान पहुँचाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए, एक तरफ जो चाइना है उसके बारे में ज़्यादा जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो इस वक्त उनका जो ऑयल का या एनर्जी का जो कॉरिडोर है जिससे वो अपनी एनर्जी इंपोर्ट करता है उसका रास्ता जो स्टेट ऑफ बल्कान से है वो तकरीबन 12,000 किलोमीटर लंबा है। लेकिन जब वो गवादर पोर्ट से लिंक करेगा अपने मुल्क को तो वो जो फासला है वो तकरीबन 2,300 किलोमीटर पर आ जाएगा। आप सोचिए 12,000 से 2,300 किलोमीटर पर, तो उसको एक शॉर्टेस्ट वे मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि उन्होंने इतने बहुत सारे मसाइल पैदा कर दिए हैं। अगर आप कभी पढ़ते हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो जो रास्ता चाइना का है उसमें उन्होंने बहुत सारे मुल्क जो है उनके साथ डिस्प्यूट खड़े कर दिए हैं, जिसमें फिलीपीन है, जिसमें इंडोनेशिया है, जिसमें वियतनाम है। उन तमाम मुल्कों को उस रास्ते में जो है चाइना के खिलाफ उन्होंने भड़का दिया है कि वो किसी वक्त भी जो है उस रास्ते को बंद कर दिया जाए। तो चाइना इनसिक्योर फील करता था कि अगर जहाँ जंग हुई या कोई मसला हुआ तो उसकी जो एनर्जी की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, लिहाजा उसको एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए था। तो न सिर्फ ये कि ये जो साउथ चाइना सी का जो रास्ता है जिसमें 12,000 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है उसको एनर्जी के लिए, यानी जो वो गैस या ऑयल जो इंपोर्ट करता है वो अगर गवादुर के रास्ते से पहुंचेगा तो वो तकरीबन 2,300 किलोमीटर के करीब बनता है। दूसरी बात ये है कि वो सिक्योर हो जाएगा कि जंग की सूरत में उसका ये रास्ता बंद नहीं होगा, ये खुला रहेगा। अब एक तरफ ये चाइना का चलो फायदा नजर आ गया। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा कि देखिए, हम गवादर को जब डेवलप करेंगे और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी यानी सड़कें बनाएंगे और रेलवे लाइन डालेंगे तो आपको हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस दे देंगे और इसी तरह ये यूरोप तक ये रास्ता जो है ना आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि जब पाकिस्तान में हमारे एनर्जी का क्राइसिस था तो उन्होंने कहा हम एनर्जी के प्रोजेक्ट लगा देते हैं और आपकी जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो लोगों ने मुआहदे किए उसमें जो करप्शन हुई उसकी वजह से फायदे के बजाय हमें नुकसान हो गया। आज सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो एनर्जी की पीक आवर्स में यानी जो इस वक्त ये समर सीजन चल रहा है
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है 25 से 26,000 मेगावाट की, लेकिन जो हमारे पास मंसूबे हैं उससे हम जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 41,000 मेगावाट की है। तो अब हमने मुआहदा इस तरह किया है कि अगर हम आपसे बिजली नहीं लेंगे तो आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर रिटर्न देने के लिए कैपेसिटी पेमेंट करेंगे। और वो कैपेसिटी पेमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि इस वक्त तकरीबन 2000 अरब सालाना कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में कोई एक यूनिट भी बिजली नहीं ले रहे। दूसरी तरफ जो दुनिया में रेवोल्यूशन आया है, इसलिए कि लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से उसका हम फायदा नहीं उठा पा रहे कि हम अपने इस जंगल में फंसे हुए हैं। ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे और अपना इन्वेस्टमेंट जो हमें चाहिए था इस वक्त हम जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें जाते हैं, जो इतनी सस्ती है कि आप सोलर पैनल जो सस्ते हो गए उससे अगर हम बिजली बनाते तो जाहिर है कि वो बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन हम तो इन प्रोजेक्ट में फंसे वहाँ इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। इस वक्त देखिए ग्रीन एनर्जी इतनी सस्ती है कि जर्मनी में जब डे टाइम में जब सूरज मौजूद होता है तो उनकी जो कॉस्ट है वो 87% डाउन हो जाती है और जो ग्रिड की बिजली है वो तकरीबन माइनस में उसका रेट चला जाता है। इसलिए कि ये जो सूरज से जो बिजली पैदा करती हैं हम सोलर पैनल से, उसमें बहुत सारे खर्चे नहीं करने पड़ते। हमारे पास जितने तरीके हैं उसमें टरबाइन इस्तेमाल होती है, ये वाहिद तरीका है जिसमें टरबाइन नहीं लगते और ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है इसको इलेक्ट्रिसिटी में। और इस वक्त चाइना दुनिया की 80% सोलर पैनल पैदा कर रहे हैं और जिसकी वजह से एक झगड़ा भी पैदा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा फॉलो कर रहे हो तो इस वक्त चाइना का और अमेरिका का आमने सामने, मेरी बात थोड़ी सी तकलीफ हो रही है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ कि चाइना को अब बाकायदा मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी प्रोडक्शन को कम करे, जबकि जैसे शायद वज़ीर साहब ने कहा था कि जो उनका वर्ल्ड ऑर्डर है उसके मुताबिक उन्होंने एक जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत मुल्कों के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई मुल्क कोई भी चीज़ सस्ती बना सकता है, अच्छी बना सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे और बाकी मुल्क उसको इम्पोर्ट करें और उस पर किसी किस्म का बैरियर न लगाए। लेकिन जब तक यूरोप और अमेरिका इससे फायदा उठाते रहे, वो दूसरे मुल्कों को अपनी चीजें एक्सपोर्ट करते रहे, तब तक ये चलता रहा। अब इस वक्त चाइना चूंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन पावर हाउस बन गया, अब वो जो चीजें बना रहा है वो इतनी ज्यादा सस्ती है कि उससे कम्पीट नहीं कर सकते। लिहाजा अप्रैल में ये जो पिछला महीना है इसमें वजीर खजाना, जिसको वो सेक्रेटरी फाइनेंस कहते हैं अमेरिका वाले, वो गई चाइना और उन्होंने उनको जाके कहा कि आप 3 आइटम्स की प्रोडक्शन को कम कर दें, यू आर ओवर प्रोड्यूसिंग, और इसकी वजह से तमाम इकोनॉमीज यूरोप की भी और दूसरे मुल्कों की तबाह हो जाएगी, इसलिए कि वो आपसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। और वो 3 आइटम थे जिनको वो कह रहे कि प्रोडक्शन कम करें। उसमें नंबर 1 पर है सोलर पैनल, नंबर 2 पर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल और नंबर 3 जो है वो सेमीकंडक्टर्स है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी दुनिया का एनवायरनमेंट हमें ठीक करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, तो भाई कार्बन एमिशन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी। अब चाइना अगर सोलर पैनल बना रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहा है, तो जाहिर है फॉसिल फ्यूल कम इस्तेमाल होगा, कार्बन एमिशन कम होगा, ये दुनिया के लिए फायदेमंद है। लेकिन वो दुनिया का फायदा नहीं, अपना फायदा चाहते हैं। अब वो इसको कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन कम कर दें। चाइना ने उसके जवाब में रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर था उसको दावत दी कि आप चाइना विजिट करें, और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया, और ज्वाइंट स्टेटमेंट ये था कि वी आर स्ट्रांगली स्टैंडिंग विद द वर्ल्ड ऑर्डर। जो तो अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर है कि भाई आप कहते हैं ना कि जो मुल्क जितना ज्यादा कोई अच्छी चीज बना सकते हैं वो बनाए और सस्ती प्रोवाइड करें, हम बना रहे तो आप हमारे साथ कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। इसी बात पे शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पास दोबारा आएंगे। एक सवाल है यहाँ पे और मैं चाहती हूँ कि अजमल साहब इसका जवाब दें। ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो CPEC को लेके पाकिस्तान और चाइना का जो ताल्लुक है वो तो बहुत पायदार बन गया है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरह से आ सकता है? ग्रीन टेक्नोलॉजी, या हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेजर्स क्या हो सकते हैं, इसका जो आउटकम है?
सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बात करने में खसूसन प्रोफेसर साडा साहिब, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है यहाँ पर यंगस्टर मौजूद कि हम लोग अपनी रीडिंग खेल चुके हैं, आगे पाकिस्तान को यंगस्टर ने चलाना है, और खसूसन जो ख़वातीन या बेटियाँ हमारी मौजूद है ना, मैं चूँकि ख़वातीन के हकूक़ पे लिखी गई 3 किताबों का पब्लिशर है, और मुझे मालूम है इस वक्त जो किरदार हमारी बेटियाँ अदा कर रही हैं उनकी तरक्की के लिए, यकीन करें वो करते नहीं। और इस हवाले से मैं एक और बात कह दूँ कि पास ख़वातीन स्कूलें चलाती हैं, एक तबका उनके ऊपर एतराज़ करता है, तो मुझे याद दिला दूँ, भारत के अंदर एक बच्ची, उसने नारा तकबीर लगाया था, उसे कुछ हिंदू इतिहास पसंद तंग करे, अगर आप याद करें वो स्कूटर के ऊपर आई थी। स्कूटर चलाना कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोई इंडिपेंडेंट लड़की अपनी सवारी के ऊपर आ रही है तो इसको आप बुरा न समझें। और मैं इसके लिए एक मुस्लिम शरीफ की हदीस आपको बता दूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरैश की ख़वातीन को दूसरी ख़वातीन पर इसलिए फौक़ियत है क्योंकि वो ऊँट की सवारी अच्छे तरीके से कर लेती हैं, उसमें एक्सपर्ट है। तो ऊँट की सवारी तो नहीं होगी, अब तो स्कूटर होगी, कार होगी और जहाज़ होंगे, तो ये हमारी बच्चियाँ चलाएँगी। तो इसलिए आप चलाएँ, गाड़ियाँ चलाएँ, सब कुछ करें। जाकर देखिए तरक्की की बात है। मैं चूँकि पुरानी नस्ल का शख्स, हमने 1960 के अंदर देखा कि पाकिस्तान के बारे के अंदर दुनिया भर के अखबार कह रहे थे कि ये तिलस्माती तरक्की कर रहा है, जादुई तरक्की हो रही है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। हम उस वक्त गाड़ियाँ भी, कारें बनाने की हम जो वो लग गया था, हमारे यहाँ यूनिट वगैरह सब लग गए थे उस ज़माने में, मुझे याद है। अब काला जादू हो गया। PIA की हमारी फ्लाइट जब पहली चाइना गई तो उन्होंने खुशियाँ मनाई, जब कर्जा दिया करते थे। लेकिन हमें सोचना चाहिए दूसरे एंगल से कि आखिर क्या हुआ हमारे साथ ऐसा कि हम जो इतना आगे थे वो इतना पीछे रह गए, और आज हम चाइना यहाँ पर सीमेंट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं और बातें कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ बड़े लोगों से गलतियां हो जाती हैं, भुट्टो साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे गलती हो गई। भुट्टो साहब ने इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, उन्हें चाहिए था कि जागीरदारी निज़ाम को खत्म कर दें। आज पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं वो जागीरदारों के पैदा हुए हैं, जागीरदारी की वजह से। आपकी असम्बली में भी यही पहुंच जाते हैं, हर जगह यही कब्जा, आपकी जेलें बना, इन्होंने इतना मैस किया हुआ है। अगर हम जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म कर दें एक दफ़ा, यकीन करें हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा, उसके बगैर कभी भी ठीक नहीं होगा। और जहाँ तक देखिए CPEC का बात है, CPEC के अंदर मैं पीपल्स पार्टी का कोई हामी नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने CPEC का मगरबी रूट के नाम से, अगर आपको याद हो, उन्होंने शुरू किया था ग्वादर टू खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से चाइना, बहुत सीधा सीधा सिंपल सादा सस्ता सा रूट था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ गए, मुल्तान, फैसलाबाद, खुदा जाने कहाँ का, अभी ये जो आप देख रहे थे उसको घुमा दिया। ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई इससे इतनी ज़्यादा होगी जो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा करती रही है अपने मफाद के लिए, क्योंकि ये हमारे सियासतदान यही करते हैं। जब तक हम सियासतदानों को ठीक नहीं करेंगे हमारे मामला ठीक नहीं होंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ऊपर ये लोग बैठे होते हैं, उसी पे उसके बाद जनाब मेरे पर जहाज भी जाना चाहिए, उन्होंने यकीन करो उसका जो इस वक्त हाल किया हुआ है ना CPEC का, बहुत बुरा हाल है। वो ये अल्लाह करे कोई आउटपुट निकला है, लेकिन मुझे इससे कोई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक सवाल आपके लिए है। जैसे कि हम CPEC की बात कर रहे हैं, इसके फेजेस हैं अलग अलग और जोन्स हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए वो जानना चाहते हैं इस हवाले से, तो हमें इनलाइटन कीजिए कि CPEC का जो पूरा प्रोग्राम है ये कितने फेजेस पर है
और इसके जोन्स क्या क्या हैं और इसका एक्चुअल फोकस क्या है हर इलाके को लेके, हम ये जानना चाहते हैं प्लीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक्चुअली जो उसका पहला फेज था वो तो ज़्यादातर उससे मतलब उसका फोकस था ये हाईवेज वगैरह बनाने का, मोटरवेज और रेलवे लाइन्स और पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा था। अब जो सेकंड फेज है उसमें एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री की लोकेशन है, बहुत सी सड़कें वहाँ से आके चाइना से यहाँ लोकेट करेंगी। इसमें मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरत है कि एक ऐसे लोग हों जो स्पाइनलेस ना हो, क्योंकि मसला ये है कि जैसा मैं भी समझती हूँ, हम बहुत से लोग समझते हैं कि हमें सीपेक से इससे ज़्यादा मफादात मतलब फ़ायदे हो सकते थे, मगर क्योंकि हमारे यहाँ हमारे सियासतदान भी और ब्यूरोक्रेट्स भी और लोग भी हम लोग जब भी मुल्क के लिए नेगोशिएट करते हैं तो हम असल में अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स ले लेते हैं और फिर कुछ छोटे मोटे मुल्क को भी मिल जाते हैं। आप देखिए तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सही नेगोशिएट करने की ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर पे मैं ये समझती हूँ कि हमें ये ज़रूर देखना होगा कि जो एग्रीकल्चर वो होए उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर ना हो, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर जो है वो मगरबी मुल्कों में की जो केमिकल कंपनीज हैं, मॉन्सेंटो है, सिंजेंटा है, उन्होंने बड़े पैमाने पे ऐसे बीज तैयार कर लिए हैं जो उनके खुद जो उनकी पब्लिक है वो खाने को तैयार नहीं है। तो वो उनको पाकिस्तान जैसे मुल्क जो करप्ट मुल्क हैं उन पर थोपना चाहते हैं, और वो इसलिए थोपना चाहते हैं क्योंकि उन बीजों को बेचना है। अब वहाँ तो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वो कहते हैं हम ताज़ा और खालिश ग़िज़ा खाना चाहते हैं। तो अब ये हो रहा है कि बड़े पैमाने पे खुफिया तरीके से वो बीज पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं, और पाकिस्तान चूँकि एक करप्ट मुल्क है, यहाँ के वो भी हुक्मरान भी करप्ट हैं, यहाँ के लोग भी करप्ट हैं। तो सीड एक्ट में जो तरमीम हुई थी वो तो 2014 में हुई थी, मगर उससे 15 में मगर उससे पहले बीज तब्दील कर दिए गए थे। एक अमेरिकन कंपनी, एक अमेरिकन आए थे, उन्होंने एक प्रोफेसर शेफलर आए थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था, कॉटन प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के दरमियान सारे पाकिस्तान के कॉटन के 86% सीड्स तब्दील कर दिए गए। इसी तरह खाने पीने में है। तो ये जो है GMOs, ये चाइना में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मुझे ये खदशा है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो समझती हूँ कि ऐसी हुकूमत हो जो सही तरह नेगोशिएट कर सके, ताकि हमारा एग्रीकल्चर में अगर GMO की तादाद बहुत बढ़ गई, अमेरिका USA ने बहुत रोल अदा किया है पाकिस्तान के खाने पीने की चीज़ों में एग्रीकल्चर में GMO को लाने की। तो इसलिए मैंने एक तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात में समझती हूँ कि हमें इस तरह के एग्रीकल्चर कोऑपरेशन करना चाहिए जिसमें हम GMOs को ना वो करें प्रोमोट। इसके अलावा इंडस्ट्री पे ज़रूर हमें चाहिए कि चाइना के पास बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं और चाइना चाहता है उनको रिलोकेट करना पाकिस्तान में। तो बस हमें ये देख लेना चाहिए कि वो ऐसी ना हो जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट ना करें, मगर ये इंडस्ट्री को लोकेट ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारे कम उम्र लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, मगर थोड़ा सा देखभाल के कि वो एनवायरनमेंट को बहुत पोल्यूट ना करें। क्योंकि मैं जब बीजिंग गई थी 2016 में, तो हमने देखा कि बीजिंग में बड़ी मुश्किल से एक हफ्ता हम लोग रहे, बड़ी मुश्किल से एक आध दफ़ा हमने धूप देखी, वहाँ बहुत ज़्यादा हेज था, तो मतलब वो जो कोहर सी थी चाहिए। तो बहुत ज़रूरत है कि हम लोग हुकूमत पाकिस्तान में कोई ऐसी हो जो ठीक से, सिर्फ चाइना से नहीं और मुल्कों से भी ठीक से नेगोशिएट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कादरी से मैं एक सवाल करूँगी, उसके बाद मैं शाहिद साहब के पास आऊँगी। कादरी साहब, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, हमारे मैन पावर भी है जो काम कर रही है और चाइनीज़ मैन पावर भी है, तो जाहिर है वो हमारी जो डिमांड्स हैं उसको बहुत जल्दी पूरा कर रहे हैं, और हम लोग पाकिस्तानी होने के नाते इतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं
कि उन डिमांड्स को पूरा कर सकें मैन पावर वाले, ठीक है। तो लोग इसको बड़े पैमाने पे थ्रेट के तौर पे भी देख रहे हैं कि हमारे जो मुलाजमीन हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनकी रोज़ी जा रही है, ठीक है। और चाइना के जो लोग हैं ज़ाहिर वो वक्त से पहले काम करने के आदी हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या सीख सकते हैं हम उनसे? आप भी वक्त से पहले अपना काम कर लीजिए। तालियां बनती हैं इसके ऊपर। डॉक्टर फराज, तुमने वक्त से पहले पीएचडी कर लिया ना, आपकी मेहरबानी। बच्चे के हमारे सामने के सब छोटे छोटे बच्चों के माशाल्लाह पीएचडी है, फैकल्टी मेंबर से पढ़ा है। बात मैं अर्ज करते चलूँ कि कौमों की जरा सी बातें जज्बाती होती हैं। दो ही चीज़ें हैं पॉलिटिकल साइंस में, या जज्बात होते हैं या नहीं होते। जज्बात आ जाए तो पॉलिटिशियन बन जाता है, और अगर गैर जज्बात हो जाए तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो जाता है। तो ये जो चाइना के लोग हैं, जो चाइना के लोग हैं, ये अपनी तहकीक में और अपने नेशनल आइडियोलॉजी या कौमी नजरिए के लिए बहुत मुखलिस है। इन्होंने जो जोन बनाया है, जो ग्रीन बेल्ट या ग्रीन जोन है और रेड जोन रेड बेल्ट है, इसका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल पाकिस्तान में लोगों को पता भी नहीं है शायद, कि जिस तरीके से इन्होंने इंडस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है और शहरों को डिवाइड किया हुआ है कि हर शहर स्पेसिफिकली जो प्रोडक्शन देगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशलाइजेशन वहां पर होगी, और अगर कपड़ों का है तो फिर वो कपड़े, अगर कपड़ों का है तो फिर वो कपड़ों की प्रोडक्शन पर, तो स्पेशलाइजेशन के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, वो दुनिया को ये मजबूर कर रहे हैं कि वो दुनिया जो अब तक अमेरिका की तरफ इकोनॉमी के साथ अपने तिजारती मामला के साथ जा रही थी, उस दुनिया की मार्केट, आखिरी मार्केट जिसमें बहुत बड़ी जंग थी इकोनॉमी की, वो थी अफ्रीका। उस अफ्रीका की मार्केट में हिंदुस्तान के साथ चाइना का टैग था कि किसी तरीके से हम जीत जाए, वो कहते थे हम जीत जाए। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रोडक्शन क्लास को, वो तो आप देखिए जो लोग सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, ट्रेड यूनियनिज्म को जानते हैं, तो वो बोर्जोआ और प्रोलेटारी आमरीत को भी जानते हैं। और फिर किस तरीके से वो जो सोशल रेवोल्यूशन था उसको कम्युनिस्ट पार्टी ने या माजी के यूएसएसआर ने अपने पॉलिट ब्यूरो और प्रेसिडेंट के जरिए इंट्रोड्यूस करवाया, और एक सोशल रिफॉर्मेशन को और इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन को किस तरीके से आगे लेकर गए। लेकिन हमारे ब्रदर मोहतरम जो गुफ्तगू कर रहे थे, शाहिद साहबा भी, आप भी, तो उसकी तरह जो बात नजर आती है वो ये कि तहकीक हम करते हैं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, तो तहकीक को पढ़ता कौन है, और अगर कोई पढ़ भी है तो उस पर अमल कौन करता है, किसके पास इतना वक्त है? भाई बेहतरीन है कि 2000 स्कूल आपने बना दिए, लेकिन अगर वहां पर गधे, घोड़े और भैंस और बाड़े बना दिए आपने, तो इंसानों के लिए तो आपने मफादात ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर खत्म कर दिए, तो वहां तो फिर वो जागीरदारों की वाहवाह होगी और वोटों की वाहवाह होगी, उसके बाद जो चाहे वो देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। अब दुनिया मुकम्मल करूँ, शुक्रिया के बाद का मतलब है खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बात पूरी करके जाऊंगा। आपने बुलाया तो सुनिए। सादा सी बात यह है कि जब तक नौजवान अपनी सलाहियतों को किसी न किसी एतबार से मायूस ना हो, खुदा के वास्ते मायूस ना हो, ये कैफियत जब हम नौजवान थे तब भी थी, तब यही हालात थे। हालात बदलेंगे। आप पाकिस्तान हैं, आप है पाकिस्तान, ये चार दिवारी पाकिस्तान नहीं है, आप पाकिस्तान। जिस दिन आप टूट गए ना, पाकिस्तान टूट जाएगा, खुदा न करे। और जब तक आप हयात में अल्लाह आपको जिंदगी दे, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कर सकता। यार सिंपल था तो सुनिए, छोटी तारीफ, मुझे वोट नहीं लेनी। बात यह है कि ये सिपैक जो है, ये इसमें खामियां बहुत हैं। हमें अपने कौमी मफादात के लिए कुछ ऐसे लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान आपका पड़ोसी मुल्क है, मैं तारीफ नहीं करता कभी भी, आई वुड बी द लास्ट वन कि कोई प्रेस करे कि हाँ बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो रॉ बनाई है उसमें, उस रॉ के अंदर पहला जो आर है वो रिसर्च का है, उसके बाद बाकी बात आती है। उस रिसर्च की वजह से पाकिस्तान तो उसके हदफ में है, पूरी दुनिया की मार्केट को या मंडी को उन्होंने किस तरीके से कैप्चर किया है। आप सोचिए पाकिस्तान में किस चीज की कमी है।
पाकिस्तान में सब कुछ है, सिर्फ एक बात की जरूरत है कि हमारे सियासी लोग इस बात को समझ लें कि ये बरतानिया का दस्तूर नहीं है। दस्तूर से कॉन्स्टिट्यूशन में बात ले रहा हूँ एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कि जिसमें ये लिखा गया किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग कैन डू नो रॉन्ग। दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके व्हिच इज कॉल्ड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये जरूर है कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हुई है। सीपैक हमें एक मौका मिला है, इसकी खामियों को दूर करते हुए हम कोशिश करें कि इससे जो कुछ भी फायदा पहुंचता है अवाम-उन-नास तक पहुंचे, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। क्यों? अगर आपकी तरक्की है तो वो पाकिस्तान की तरक्की है। बेशक, इस बात पे बहुत जोरदार तालियां बजाई जाएंगी। क्योंकि वक्त की कमी है और परवाना हमारे पास आ गया, इससे पहले किसी और चीज का परवाना आए तो मैं चाहती हूँ कि एक मिनट का जो मैसेज है वो हमारी यूथ यहाँ पे बैठी है वो सुनना चाहती है। या हम स्टार्ट करते हैं जनाब अशरफ साहब से, तो प्लीज आप बताएं कि क्या हम सीख सकते हैं। 1 मिनट में आप बता दीजिए जो आपकी जिंदगी का निचोड़ है। यूथ के लिए कहूँगा, नौजवान मुस्लिम की तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों थे जिसका एक टूटा हुआ था, उस कौम ने पाला है आगों से मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने कौम ने ताजे सर। अजमत साहब के इस शेर के बाद तो हम तो जो भी कहेंगे वो नहीं, मतलब उसकी वो नहीं होगी। आपने तो बिल्कुल प्रियम कर दिया हम सबको। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं समझती हूँ पाकिस्तान के जो बुनियादी मसले हैं वो इसलिए है कि पाकिस्तान में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मैं यूथ को ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो गलत लोग कर रहे हैं, जो करप्शन हो रहा है, आप लोग उसको सही करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का शुरुआत होना चाहिए कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और जो मैंने आकर सुना कि वो ये जो है हकों का ये जो ITPs है उसको फिर एक्सटेंशन दे दी गई है, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी पे बहुत जोर दी गई। थैंक यू। सब तो कह गया पहले भी, लेकिन एक बात करता चलूं कि कभी अपने दुश्मनों से गाफिल न रहिए। दुश्मन कभी नहीं सोता, हम सो जाते हैं। जमाना बड़े शौक से सो रहा था, हम ही सो गए, दास्तान कहते हैं। और दुश्मन के आपके जहनों तक, आपके घरों दीवार रोजन की बात नहीं कर रहा, आपके जहनों के दरीचों के परे दस्तक देने का तरीका ये है कि ये जो दुनिया है आज की, दिस इज कॉल्ड साइको वॉरफेयर वर्ल्ड, एक नफ्सियाती जंग है। इसमें जीतेगा वही जो सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान का दिफा करे, अपने घर में भी दिफा करे, अपने आप से भी वफा करे, क्योंकि वो दुश्मन आपको तकसीम करता है 2 बुनियादों पर। सिर्फ एक मैसेज देकर बात खत्म कर रहा हूँ। एक जबान की बुनियाद पर सिंधी, महाजिर, पंजाबी, पठान, बलोच, पता नहीं और क्या क्या, और दूसरा अकीदे की बुनियाद पर वहाबी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, चकरालवी, अहले हदीस। खुदा के वास्ते आप इस सोच से बाहर निकलकर मत देखें कि दूसरे ने क्या किया, आप ये देखें पाकिस्तान ने आपके लिए क्या किया। पाकिस्तान देखिए, इस मुल्क में सब कुछ है और उसकी वजह से ये मुल्क बहुत अमीर मुल्क बन सकता है, लेकिन वो सब कुछ इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक उसकी पहली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। कुरान पाक में सूरह रहमान में आयत नंबर 7 पर अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है, और वो मिसाल अल्लाह ताला ने पहले कायनात की दी है इंसानों को कि देखो अल्लाह ताला ने आसमान को बुलंद किया और एक मीज़ान कायम किया। मीज़ान मीन्स बैलेंस। आप कायनात पर गौर करें, तमाम सैयारे एक खास मुकाम पर एक खास तरीके से हरकत कर रहे हैं।
अगर ये पूरा मीज़ान बैलेंस जरा सा आउट हो जाए तो पूरी कायनात तबाह हो जाए। उसके बाद परवरदिगार ने फिर हमें कहा कि लिहाजा तुम भी कभी इस मीज़ान से बगावत मत करना, यानी अदल से इंसाफ से मत हटना। और फिर रिपीट किया तीसरी आयत में, लिहाजा तुम इंसाफ करना और इंसाफ से कभी भी तजावुज नहीं करना। तो इस मुल्क में जिस चीज की कमी है वो है इंसाफ। जब तक हम इंसाफ का निजाम कायम नहीं करेंगे, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमान आने ग्रामी का। द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आपके 5 मिनट। अगर ऑडियंस में पंडाल में बैठे हुए आप में से किसी का कोई सवाल है तो मेहरबानी से हाथ बुलंद कीजिए, आप तक माइक पहुंच जाएगा और फिर हमारे जो स्पीकर गेस्ट है वो आपके सवाल का जवाब देंगे। वक्त की क्योंकि कमी है तो कोशिश कीजिएगा सवाल मुख्तसर कीजिए। वेरी एक्साइटेड एंड वेरी नॉलेजेबल सेशन। 2 चीज़ें हैं जो मुझे पूछनी है। एक तो पहली बात ये है कि हम सियासतदानों को अगेन कह रहे हैं, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि सियासतदान बेबस हैं और सब जो फैसले हैं वो सियासतदानों के भी ऊपर नहीं और से हो रहे हैं। तो क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा तो नहीं कि हमने उन लोगों को कंट्रोल किया हुआ है जो कि हमारे सियासतदानों को कंट्रोल करते हैं? इसके ऊपर आपके कमेंट्स जानना चाहूँगी। दूसरी चीज़ जो मुझे पूछनी है वो ये है कि अभी सर ने जैसे कहा कि बीजिंग में ये कहा गया कि कराची जो है वहाँ अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो गवादर में डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन क्या ये हमारे मुख्तलिफ हलकों को नज़र नहीं आ रहा कि कराची के हालात क्या हैं और कराची को क्या बाकायदा किसी मंसूबे के ज़रिए से यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी और तालीमी निज़ाम की सिचुएशन में भी और हमारे जो तिब का निज़ाम है उसमें भी। तो क्या ये भी किसी जो है वो प्लान का हिस्सा है? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए चंद जो है वो लोगों को कंट्रोल करना इतना मुश्किल है कि कराची को बेकारों मददगार छोड़ दिया गया है। तो मुझे इन दोनों सवालों पे आपके नादिर ख्यालात का। बहुत शुक्रिया। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुमैरा असरार है और मैं फैकल्टी हूँ IBHM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड हेल्थ मैनेजमेंट। और ये सवाल आप किससे करना चाहेंगी? ये सवाल मैं बीजिंग का जो सवाल है वो तो मैं सर से ही करना चाहूँगी क्योंकि कराची के हवाले से है, और दूसरा जो है वो सियासतदानों वाला जो सवाल है वो मैं मैडम से करना चाहूँगी कि प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बहुत से जो सियासतदान हैं वो बाहर से कल्टिवेट किए जाते हैं। बड़ी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान अभी भी जो है वो कॉलोनियल दौर से निकला नहीं है। पाकिस्तान के जो अपॉइंट किए जाते हैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर में लोग, वो कोई किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कोई किसी मुल्क को। फिर हमारी पॉलिसियाँ भी बाहर बनती हैं, पॉलिसी भी बाहर बनाते हैं, जो लोग उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करेंगे वो भी बाहर से लाए जाते हैं, उनको रखा जाता है। आप देखिए कि कराची के हालात आपको खुद पता है, ये जो यहाँ पे वो थे वो उनको कौन मुल्क कल्टिवेट कर रहा था, फिर कुछ लोग वाशिंगटन में बहुत से कल्टिवेट होते हैं। तो हम लोगों ने अपना ये तमाशा बना दिया है कि हम लोग अभी आज़ाद नहीं हुए, असल में हम लोग अभी भी कॉलोनियल दौर में हैं कि हमारे लीडर्स भी वहीं से लाए जाते हैं, हमारी पॉलिसियाँ भी वहीं बंद से बनती हैं। और एक और फीचर है कॉलोनियल ऑर्डर का कि बड़े पैमाने पे कॉलोनियल ट्रांसफर्स होते हैं, यहाँ से पैसे जो हैं वो लेके वहाँ भेजे जाते हैं, और वो भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, मगर बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीक़ों से। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के लोगों पे हेल्थ के खर्चे नहीं हो रहे हैं, तालीम पे नहीं हो रहे हैं, मगर बाहर से हम जब क्रिकेट कोच बाहर से लाते हैं और उसको 4 करोड़ रुपए महीना का तनख्वाह देते हैं, फिर जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या किसी को कोई मशवरा करना होता है, इतनी ऑस्टेरिटी है, IMF कहते हैं ऑस्टेरिटी, मगर वो प्राइम मिनिस्टर फ़ौरन उठाते हैं और किसी लीगल एक्सपर्ट से बाहर मुल्क के बाहर वेस्टर्न मुल्कों में बात कर लेते हैं, फिर इतना बड़ा सा बिल उनको पे करना होता है। तो ये तरीके हैं कॉलोनियल ट्रांसफर्स के। तो हमें अभी आज़ाद हम नहीं हुए, जब हम कॉलोनियलिज्म को वाकई से निकल आएंगे तो फिर मैं समझते हैं।
तालियां बनती है इसके लिए। बहुत पसंद तरीके से बताया जी। असल में आपके सवाल, आपके जो दो सवाल थे तो कर दूंगा। दूसरे का बराह रास्त ताल्लुक कुछ हक़ाइक़ है, ज़मीनी हक़ाइक़, और क्या कहा जाए वहाँ से मैं इसके कुछ भी ना कहा और कह भी गए सच यही है, असल बात यह है मेरी बहन कि कराची को जिस दिन, मैं बहुत पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि एक बात अपने जहन से निकाल दीजिए कि कराची किसी एक कौम या एक ज़बान बोलने वालों का शहर नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का शहर है। और इसका हुस्न ये है कि इसने हमेशा पूरे पाकिस्तान को नवाजा, पूरे पाकिस्तान को नवाजा, इल्मी एतबार से हो, माशी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, फिक्री एतबार से हो, और कभी तासुबात का और नफरतों का शहर रहा ही नहीं। जो जमीन सिंध पर है ये बाबुल इस्लाम, ये नफरतों का शहर नहीं रहा कभी, हमने नहीं देखा, हमने वो कराची देखा ही नहीं जिस कराची को अब हम देख रहे हैं। शायद इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसको बंद कर दीजिए या फिर मैं ऐसे ही बोलूँगा, निकाल दीजिए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो नफरतें हैं ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने समाजी और सियासी कद को बढ़ाकर और सियासी और समाजी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कराची को तबाह बर्बाद देखना चाहते हैं। पहुंच जाएंगे। असल बात मैं अर्ज करूं कि कराची में क्या होना चाहिए। कराची की तरक्की को खुदा के वास्ते अरबाब इक़्तिदार जो बैठे हो, जो तुम्हारे जहनों के अंदर एक वाहमा है या जजमेंटल है आप, या आप एक स्टीरियोटाइप लेके चल रहे हैं कि कराची की अगर तरक्की हो गई तो पता नहीं कोई खास ग्रोह की तरक्की हो गई, कराची की तरक्की हो गई तो पाकिस्तान की तरक्की है, ज़हन में रखो। इसके तालीमी कोपलों से पूरी दुनिया रोशन है और मुनव्वर है और साथ ही साथ खुशबुएं फैल रही है। कौन सा तालिब इल्म है, ख्वाह वो शेखुपुरा से आया हो, कश्मीर से आया हो, गिलगित से आया हो, बल्तिस्तान से आया हो, हज़ारा से आया हो या औरंगी टाउन से आया हो, कि जिसने पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया, आज ज़रूरत इस बात की है कि तासुबात की ऐनक उतार के इसके तरक्की पर वो पैसे खर्च करो जो तुम कराची से हासिल करते हो। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में खास तौर पर कराची के तालीमी इदारे, वैसे नहीं दूंगा कि बात पूरी करूंगा, मैं सियासतदान नहीं हूँ और ना मैं बनना चाहता हूँ। सच बात यह है कि जितना टैक्स लगता है अगर उसका सही मानों में 20%, ये जो है ना कराची यूनिवर्सिटी, मैंने 34 साल गुजारे हैं इस कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जो जमीन है जहां से आप चलते हैं और एनआईटी के सामने से गुजरती है, दोनों तरफ जो रोड बने हुए ये कराची यूनिवर्सिटी की जमीन पर है। कुछ ना दो हमें इसका, कुछ नहीं तो 1% टैक्स सालाना अदा कर दो, कराची यूनिवर्सिटी को तुमसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। यूनिवर्सिटी से क्यों आपके सामने कासे लेकर खड़े हुए, इसलिए कि आपने इस निज़ाम सरमायादाराना निज़ाम के अंदर तालीमी इदारों को इस तरह से गुलाम बना दिया है कि प्रोफेसर से लेकर तालिब इल्म तक सब ये परेशान है कि हम जिंदा कैसे रहें और तालीमी माहौल कैसे हो। तो कराची से खुदा के वास्ते मोहब्बत कीजिए, ख्वाह वो विफाक के अंदर किसी की हुकूमत हो या सूबाई तौर पर भी किसी की हुकूमत हो, और इसको अपनाइए। जिस दिन कराची ने आपको अपना लिया आप अमर हो जाएंगे, वरना आपका हाल यही होगा जो हो रहा है।